तो उसके बाद आ जाते हैं भाई दूसरी बात, आप वहाँ पे प्रेग्नेंट नहीं हो सकती कोई भी हाउस। लो जी, अब बात कर लेते हैं, किया भी है। तो भाई अगर आपने मलेशिया से सिंगापुर जाना है तो भाई मैं आपको बेस्ट एडवाइस देता हूँ, टूरिस्ट वीज़ा पे एक एक्सटेंशन मिलती है आपको, 2 महीने तक आप वहाँ पे रह सकते हो। वहाँ की सरकार इतनी बेवकूफ़ नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दुनिया दी शहर। तो आज भाई बात करने जा रहे हैं सिंगापुर के बारे में। जितने भी यहाँ पे सिंगापुर में वीज़े हैं, अब उनके बारे में एक एक में बताने लग गया। मैं पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि भाई बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, शॉर्टकट में आपको वीडियो में बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ जितने सिंगापुर में वीज़े हैं, और थोड़े मोटे उनकी एलिजिबिलिटी भी बता दूंगा। और सिंगापुर में ज़्यादा तो वीज़े नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ऐसे तो, पर फिर भी जितने भी हैं उसके बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। और आने वाले समय में हो सकता है कि उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूं, हर एक वीज़ा के ऊपर एक नई वीडियो, एज लाइक जैसे कि TEP है, ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट पास। तो चलो हम यहीं से शुरू कर लेते हैं। ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट पास 3 महीने का वीज़ा होता है, 1 महीने की एक्सटेंशन होती है। तो ये वाला वीज़े पे आप 4 महीने तक टोटल काम कर सकते हैं, और इंडिया में इसका रेट अराउंड 1 लाख रुपए के करीब होता है। तो भाई अब ये वाला वीज़ा TEP मतलब कि ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट पास, और TWP ट्रेनिंग वर्क परमिट, तो ये वाले डिफरेंट दोनों वीज़े हैं। चलिए हम पहले TEP की बात करते हैं। तो TEP को जो एजेंट हैं इंडिया के, वो बता रहे हैं कि ये 2 साल का है, एक्सटेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई मेरी वाली वीडियो अगर आप कर सकते हो शेयर, तो उन दोस्तों का भला हो जाएगा, उन दोस्तों का फायदा हो जाएगा जो एजेंट के चुंगल में फंस रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि भाई ये उससे ज़्यादा। आप देख सकते हैं साइड में उस पर लिखा हुआ है, इमिग्रेशन की साइट है, लिखा हुआ है MOM के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की साइट के ऊपर, कि ये सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का है, इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं है और रीन्यूएबल भी नहीं होता। हाँ, जो आपको 1 महीना मिलता है उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, आप स्टडी वीज़ा ले सकते हैं। स्टडी वीज़ा लेने के बाद आप वहाँ पे एस्पास अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले स्टडी वीज़ा के ऊपर 1 सेकंड भी काम करना आपको अलाउ नहीं था, पर अभी वहां की सरकार ने 16 घंटे कर दिया कुछ। और इनके जो इसके बिना अलग वीजे हैं ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट के पास। अच्छा चलिए यार, हम वर्क परमिट पे बाद में आते हैं, सबसे पहले चलो बात कर लेते हैं ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट पास। मैंने इसलिए बोला था क्योंकि भाई ये थोड़ा सा वीज़ा बहुत ज़्यादा फेमस था। अभी हम पहले टूरिस्ट वीज़ा की बात करते हैं। सिंगापुर में जो टूरिस्ट वीज़ा है, एक तो है 2 महीने का हो गया, एक 6 महीने का है, और एक 2 साल का। 2 साल का जो वीज़ा होता है उसको भी एजेंट 2 साल का वर्क परमिट बोल के वहाँ से 2-2, 3-3, 5-5 लाख रुपए लेके इंडिया से सिंगापुर के लिए लड़के भेज रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उसके बिना जो अच्छा, वहाँ पे जब इंडिया से, मैं मोस्टली बात कर रहा हूँ इंडिया की, किसी और नेशनलिटी के बारे में आई एम सॉरी, मेरे को ज़्यादा नहीं पता है कि उसके लिए क्या क्राइटेरिया, नहीं तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ जाएगी। मैं एक नेशनलिटी के हिसाब से ही वीडियो बना रहा हूँ इंडिया के लिए। ओके, तो जो इंडिया से वहाँ जाते हैं, इंडिया से एक भी बंदा डिपोर्ट नहीं होगा अगर आप 2-3-4 बातों का ख्याल रखें। पहली बात, आपके पास रिटर्न टिकट हो, होटल बुकिंग हो, ये तो कंपलसरी है, ये तो पता ही है। पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए 6 महीने कम से कम। और उसके बाद जो आपके पास सबसे ज़्यादा बढ़िया फैक्टर है, वो कम से कम 1500 रिंगिट डॉलर, 1500 डॉलर सिंगापुर का, या 1000 डॉलर कम से कम आपके पास होना चाहिए। और इसके बिना आपको थोड़ी मोटी अंग्रेजी की नॉलेज होनी चाहिए। मान लीजिए अंग्रेजी नहीं भी आती, कोई मसला नहीं है, तो भी आपको कम से कम वहाँ पे कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए कि भाई मरीना बे क्या है, मरीना सैंड क्या है, वहाँ पे होटल कौन कौन से हैं, वहाँ पे घूमने वाली कौन सी है, वहाँ पे वहाँ पे जू कौन सा है। तो उन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इजी रहेगा आपके लिए। अगर आपने सिंगापुर आके सिंगापुर से ही वापस जाना तो आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, नहीं तो आपके पास सिंगापुर से मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया कहीं की भी एक टिकट होनी चाहिए जो आपको सस्ती पड़े, इजी तरीके से, वो सही रहेगा। और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो भाई कोई मसला नहीं है। मलेशिया में तो क्या है कि जब इंडिया से बंदा मलेशिया पहुंचता है तो मलेशिया में स्टूडेंट को लेने के लिए जाते हैं कॉलेज वाले। सिंगापुर में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे बंदा खुद जा सकता है कॉलेज। ओके, स्टूडेंट वीज़ा की बाद में बात करते हैं, पहले हम नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा की बात करते हैं। अब टूरिस्ट वीज़ा पे जब लड़के वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो उनका क्या चक्कर हो जाता है कि भाई वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे लड़के सोचते हैं मैं काम करूँगा, मैं जॉब कर लूँगा। चलो मान लो जॉब कर ली, अब जो तो बंदा डेली बेस पे काम कर रहा है उसका भी चलो थोड़ा मोटा फायदा हो जाता होगा, उसके टिकट के पैसे निकल जाते होंगे, है ना। जैसे एज लाइक कार वॉश,
अगर बंदा हफ्ते बाद काम करता है या फोर्टनाइटली मतलब 15 दिन बाद उसको सैलरी मिलती है तो भी चलो मान लेते हैं, पर भाई सिंगापुर में मुश्किल है, क्योंकि मैंने वहां पे नर्क गुजारा हुआ है, बहुत प्रॉब्लम की बात काटी हुई है मैंने। सिर के ऊपर स्ट्रेस रहती थी, स्टूडेंट वीजा पे था, उसके बाद एस पास मिला, चलो वो लंबी चौड़ी बातें हो जाएगी, किसी और वीडियो में बात कर लेंगे उसके बारे में। अब मान लीजिए आपको 1 महीने का वीजा मिला है, 1 महीने से अब मान लीजिए आप 15 तारीख को वहां पहुंचे, अगले महीने की 15 तारीख को आपका वीजा खत्म होना है और 15 तारीख को तो वो सैलरी दे नहीं देंगे, इतने वो मतलब पंजाबी ना कूड़े पट्ट वर्गे तो है ही नहीं के। सो आपको 1 महीने के बाद 10, 15, 20 दिन बाद सैलरी मिलेगी, तो क्या करोगे? चलो मान लेते हैं आपको 1 महीने की एक्सटेंशन मिल भी गई $40 में। अब 1 महीने की आपने सैलरी ले ली 5-10 दिन बाद और उसके बाद आपका फिर महीना खत्म हो जाएगा। आप सोचेंगे यार चलो यार एक्सटेंशन मिल जाएगी, नहीं मिलती है। टूरिस्ट वीजा पे एक एक्सटेंशन मिलती है आपको, 2 महीने तक वहां पे रह सकते हो। वहां की सरकार इतनी बेवकूफ नहीं है, चाइनीज है वो, उनका दिमाग हमसे थोड़ा सा इतना बड़ा है, दिखता नहीं है पर बड़ा है। ओके, तो भाई आपने दिमाग में ये नहीं लेके चलना है कि हम वहां पे 2 महीने 3 महीने एक्सटेंशन लेते रहेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप वहां से ऐसा कर सकते हो कि अगर आपको 1 महीने का वहां पे वीजा मिला है तो आप 28 दिन बाद या 20 दिन बाद आप इंडोनेशिया चले जाओ, वहां से फिर वापस आ जाओ। आप इंडोनेशिया से थाईलैंड आ जाओ, फिर वापस आ जाओ, पर फिर भी आपको वो कंप्लीट हो सकता है। एंट्री दें या ना दें उनके ऊपर है, इमिग्रेशन वाले के ऊपर है। वीजा कोई भी हो उसको ऊपर लिखा रहता है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ आपकी आइडेंटिटी है एक एंटर होने के लिए। एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी ये इमिग्रेशन वालों के पास होता है, आईसीए के पास, एमओएम के पास अधिकार होता है कि वो आपको दें। ओके जी, शॉर्टकट में एक छोटी सी बात और दिमाग में आ गई। मान लीजिए आपके पास वर्क परमिट है सिंगापुर का या मलेशिया का, कहीं का भी है, पूरी दुनिया का। चलिए मैं सिंगापुर की एक एग्जांपल देता हूँ, मलेशिया की देता हूँ। जब आप इंडिया से सिंगापुर के लिए जाएंगे, एस पास, ई पास, क्यू पास, कोई भी पास है, तो आपको 1 साल की स्टैंप नहीं लगेगी आपके एयर पासपोर्ट के ऊपर, आपको मिलेंगे 30 दिन। तो 30 दिन के अंदर अंदर आपने एमओएम में पेश होना था। एमओएम मतलब मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, आईसीए का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक पॉइंट अथॉरिटी। तो भाई आपने इमिग्रेशन चेक पॉइंट अथॉरिटी से या तो लेटर लेना है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर में जाना है। मैन पावर वो कहाँ पे आप देख सकते हैं, सेरेंगन प्लाजा से आगे है। तो जो भी आपको दिशा निर्देश दिए जाते हैं वो अपने एयरपोर्ट पे ही फॉलो कर लेते हैं। मान लीजिए इंडिया से आप मलेशिया आ रहे हैं तो भाई मलेशिया की कॉलिंग के भी आपको 30 दिन ही मिलते हैं। 30 दिन के अंदर अंदर आपने मेडिकल फॉर्म वगैरह करवा के, सब कुछ करवा के, ऐसे ही सेम सिंगापुर में। और अब बात कर लेते हैं जी थोड़ा सा टूरिस्ट वीजा से ऊपर स्टूडेंट वीजा के लिए। स्टूडेंट वीजा का तो पहले मैं बता ही चुका हूं, पर फिर भी एक बार शॉर्ट में और बता देता हूं। किसी भी संस्था में स्टडी कर रहे हो आप, वहां पे काम नहीं कर सकते। आप काम कर सकते हो गिनी चुनी कुछ यूनिवर्सिटियों में। तो गिनी चुनी यूनिवर्सिटियों के नाम यहाँ पे लिख दिए मैंने, आप इनको देख लीजिएगा। आप इन्हीं में एडमिशन लो तो भाई आपको एक हफ्ते का 16 घंटे काम करने के लिए मिल जाएगा। तो नहीं तो भाई नहीं काम कर सकते, खुली डुली बात है। अब उसके बाद वहां पे 16 घंटे में कमाई तो होती नहीं है, ये सरकार को भी पता है। ये पहले भी होता है, जब मैं वहां पे था 2009 से लेकर 2013 तक रहा हूँ वहां पे, तो भी वहां पे ऐसा ही सीन था कुछ कि भाई वहां पे स्टडी भी कर रहे थे लड़के और काम भी कर रहे थे। पकड़े भी जाते थे कई बार, अब भी पकड़े जाते हैं। अभी टूरिस्ट वीजा के ऊपर भी पकड़े जा रहे हैं। भाई सिंगापुर के झंडे का कलर रेड कलर का, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, रेड से मेरे को बात याद आई यार, भाई नीचे वाला बटन ग्रे करो यार। सिंगापुर का झंडा चाहे जो मर्जी है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, पर बटन ग्रे होना चाहिए भाई आपका, जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात। तो उसके बाद आ जाते हैं भाई वर्क परमिट। तो वर्क परमिट की अलग अलग कैटेगरी है। जैसे वर्क परमिट वहां पे हो गया, कोई शिपिंग का हो गया, कंस्ट्रक्शन का हो गया, कोई भी हो गया। तो इसके लिए नॉमिनल होती है क्वालिफिकेशन +2 से कम वाले बंदे ले लेते हैं। एजेंट डिग्री जाली जुली लगा के कुछ ना कुछ करके कर लेते हैं। पर भाई जो मिनिमम टू मिनिमम रियल में क्वालिफिकेशन है वो +2 है। अगर आपके पास सेम डिग्री सेम डिप्लोमा है तो उसी फील्ड में आप जा सकते हैं। अगर आपके पास सेम नहीं है, लाइक आपने प्लम्बर का ITI किया है तो भाई आप प्लम्बर में जा सकते हो, आप वेल्डिंग में नहीं जा सकते। अगर आपके पास वेल्डिंग का डिप्लोमा है तो आप वहां पे कुछ और नहीं कर सकते। आपको सेम
फील्ड में एजुकेशन मिली होनी चाहिए। बिना फील्ड के आप वहाँ पे एजुकेशन के काम नहीं कर सकते हैं कुछ भी। मैं कुकिंग में काम कर रहा था वहाँ पे डिप्लोमा कुलिनरी मैनेजमेंट में, तो मैं अपनी एग्जांपल देके आपको ज़्यादा समझाना पसंद करता हूँ कि मैं वहाँ पे डिप्लोमा कुलिनरी मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी में था, तो मेरे को वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जॉब नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि भाई मेरी स्टडी अलग है, उनकी स्टडी अलग होती है। उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में अलग से बताया जाता है, फायर के बारे में अलग से बताया जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई जो भी आपकी रिलेटिव है स्टडी, आप उसी के रिलेटेड जाएं तो आपको अच्छा रहेगा। वर्क परमिट की सैलरी अराउंड $600 से स्टार्ट हो जाती है, 600 700 इतनी डॉलर ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। किसी ना किसी किस्मत वाले की होती है 1000 1200 1500, उससे ऊपर भी हो सकती है। इससे ज़्यादा की एक्सेप्टेशन ना करें तो अच्छी बात है। इंडिया का फिर भी वही 50-55 हज़ार बन ही जाता है मिनिमम टू मिनिमम। सैलरी अब पहले के मुकाबले थोड़ी कम है। ओके, छोटे एक टीपी की बात रह गई थी, मिस हो गई थी। तो टीपी की मतलब कि ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट पास की मैं बात इसलिए कर रहा, सरकार ने ये वाला इसलिए शुरू किया था क्योंकि ये था 3 महीने के लिए। अब कोई भी बंदा जाता है तो भाई उसके अंदर थोड़ा सा वो होता है, बॉस को इम्प्रेस करने का थोड़ा सा जज्बा होता है कि यार मैं बॉस को इम्प्रेस कर लूँगा, बॉस मेरे को आगे ले जाएगा, है ना, थोड़ा सा मेरा वीज़ा एक्सटेंड कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, 3 महीने का ही होता है। 3 महीने से ज़्यादा आप एक्सटेंड नहीं करवा सकते। 3 महीने में लड़कियाँ वहाँ पे जाती है, लड़के जाते हैं, तो आपको पता ही है कि भाई बाकी का तो बात हम बाद में करेंगे। और उसके बाद आ जाता है जी, उससे वर्क परमिट से थोड़ा सा हो जाता है ऊपर एस पास मिलता है अगर आपको वहां पे आपने 1 साल की स्टडी की है तो, जहां फिर आप इंडिया से ग्रेजुएट हैं तो। अगर आपको वो इंडिया से अच्छी डिग्री कर रखी है और आपको कोई अच्छा एजेंट मिल गया, आपको एस पास मिल गया, तो वही वेल एंड गुड है। आप वहां पे जाके रह सकते हो, वहां पे जाके स्टडी कर सकते हो। और एस पास की अराउंड आपको सैलरी मिल जाती है 1500 के करीब। पर एक मैं और बात बता दूं आपको, किसी भी पूरी दुनिया में, चाहे वो मलेशिया चाहे सिंगापुर है, वीजे की वैल्यू नहीं होती है इतनी, वैल्यू आपके काम की होती है। क्योंकि मलेशिया में जो DP10 वीजे वाले उनकी भी मैंने 2-2 हज़ार सैलरी देखी है, और जो प्लांटेशन वाले वो भी 3-3 हज़ार कमा रहे हैं। तो भाई वीजा की इतनी वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू होती है आपके काम की। जो इतना आपका बढ़िया काम रहेगा उतनी बड़ी आपकी सैलरी रहेगी। एस पास के ऊपर आ जाते हैं जी, ई पास मतलब कि एम्प्लॉयमेंट पास। एम्प्लॉयमेंट पास का बहुत ज्यादा फायदे हैं। MOM ने तो एस पास या ई पास की तो भाई 4000 से ऊपर की सैलरी लिखी होती है, मिलती वहां पे नहीं है इतनी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जो ई पास होता है उसमें आप अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं, अपने बच्चों को भी ले जा सकते हैं। बस बॉस से आपको लेटर लेना पड़ेगा कि आपकी सैलरी 4500 से ऊपर है, अगर इससे कम है तो भाई आप नहीं लेके जा सकते। उसके बाद वीजा आ जाता है थोड़ा सा ऊपर एंटरप्रेन्योर का, मतलब कि एंटर पास आ जाता है। एंटर पास में आप वहां पे बिजनेस कर सकते हैं, आप अपनी कंपनी खोल सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड खोल सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड के बारे में एक आपको छोटी सी बात बता दूं, मलेशिया में इंडिया में जैसे लिखा जाता है PVT लिमिटेड, तो प्राइवेट लिमिटेड हो गया। सिंगापुर में लिखा जाता है PTE, इसका मतलब भी सेम प्राइवेट लिमिटेड है। मलेशिया में लिखा जाता है सनडेरियन बरहेड, इसका मतलब भी प्राइवेट लिमिटेड। अलग अलग देश में अलग अलग बातें होती है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगर किसी ने आपके वीजे के ऊपर प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, अगर आपको कोई एजेंट वीजा दे रहा है, उसके ऊपर किसी कंपनी का नाम है, मान लीजिए ABC, उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड के स्पेलिंग लिखे हुए हैं PVT, तो मतलब ये फेक है। अगर उन्होंने लिखा होगा PTE लिमिटेड तो भाई वो ओरिजिनल है। ये बातों का थोड़ा बातों का ध्यान रखिएगा, तो आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। सॉरी अगर यार आपको कुछ थोड़ा सा ड्रिल चलने की आवाज़ आए वीडियो में, तो क्योंकि मेरे साथ पड़ोस में थोड़ा सा काम हो रहा है, उसलिए आई एम सॉरी। ओके, तो उसके बाद आ जाता है जी एंटरप्राइज वाला, हमने बात कर ली। उसके बाद आ जाता है जी पर्सनलाइज एम्प्लॉयमेंट पास। पर्सनलाइज एम्प्लॉयमेंट पास भी एक हिसाब से बिजनेस ही होता है जी हाई। जो पर्सनल एम्प्लॉयमेंट पास होता है ये एम्प्लॉयमेंट से ऊपर ही होता है, नीचे नहीं होता है। पर इसके अंदर थोड़ी सी आपको जैसे कि बिजनेस वगैरह हो गया, एम्प्लॉयमेंट पास थोड़ी सी मतलब हाई कैटेगरी के ऊपर आ जाता है ये, एज लाइक MA BA BEd कुछ ऊपर वाला। यार ये मेरे दोस्तों जहाँ तक मेरे को पता है 100 में से 3-4-5% हो सकता है वो हाई क्वालिफाई हो, अदरवाइज वो नीचे वाले ही हैं। सॉरी यार, तो उसके लिए इसके बारे में बात करना फायदा नहीं है। हम बात करते हैं छोटे मोटे वर्क परमिटों की, जो मतलब कि जैसे मलेशिया से सिंगापुर जाना है, इंडिया से सिंगापुर आना है, कुछ ऐसे ही दोस्तों के लिए। उसके बाद आ जाता है जी वर्क परमिट फॉर फॉरेनर डोमेस्टिक वर्कर, जैसे एज लाइक हाउसमेड, नैनी हो गया, उसके बारे में बात करते हैं। हाउसमेड की सैलरी वैसे तो सरकार के हिसाब से मानी जाती है कि $500 से ऊपर होना चाहिए, पर वहाँ पे मिलती नहीं है। $500 से कम ही मिलती है, अराउंड 400-500 के डॉलर के करीब मिलती है। अच्छा, इसमें ये सीन होता है कि आपने अपने बॉस के घर में रहना होता है और उनके पास ही काम करना होता है।
इसमें शर्तें होती है, कंडीशन ये होती है कि भाई आप वहां पे कोई भी लेडीज है किसी भी सिंगापुरियन से शादी नहीं करवा सकती, स्ट्रिक्टली तौर पे मना ही है, पहली बात। दूसरी बात, आप वहां पे प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, कोई भी हाउसमेड। मलेशिया में भी यही रूल है कि आप किसी भी वीज़ा पे आओ, DP10 के बिना आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। पर यहाँ पे तो चल रहा है भाई, यहाँ पे तो दूसरे तीसरे दिन मैं न्यूज़ सुन रहा हूँ कि भाई, जब सुन रहा हूँ मैं वहाँ से, मतलब मेरे को कॉल आ रही है कि वो बोल रहे हैं कि सर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, ये है वो है, कुछ ऐसे करके। यार भाई मलेशिया है, ये यूरोप थोड़ी है कि आपको कोई इसकी यहाँ पे PR मिल जाएगी। भाई यहाँ पे बच्चा पैदा मत करो, इजी तरीके से इंडिया में करो, आपको आसानी रहेगी। चलिए कोई मसला नहीं है, ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं। और उसके बाद तीसरा सीन ये है कि भाई आपने अपने बॉस के घर में ही रहना है। ठीक है, घूमिए फिरिए, एंजॉय करो, कोई मसला नहीं, पर रहना अपने आपके बॉस के घर में ही है। और 4 नंबर पे आ जाता है, कोई भी हाउसमेड अपना सिंगापुर में बिजनेस नहीं कर सकती। कोई भी जैसे कि छोटा मोटा ठेला लगा लिया, जैसे मलेशिया में है, कोई लड़के कैटरिंग का काम करते हैं, जहाँ फिर लड़कियाँ कैटरिंग का काम करती है, कोई भी काम कर सकते हैं। मलेशिया में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन है, पर सिंगापुर में स्ट्रिक्टली तौर पे इन 4 चीज़ों के ऊपर मना ही की गई है। अगर आप इन चीज़ों में से 4 चीज़ों में से एक काम भी करते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो भाई आपको वहां से देश निकाल दिया जा सकता है, मतलब आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। तो मैं सिर्फ आपको वीडियो में आपको वीज़ा के बारे में बता देता हूँ, सिंगापुर में कौन कौन से वीज़े हैं, बस इतना बात देख लीजिए। उसके बाद उसके ऊपर एक एक करके हम एक के ऊपर विस्तार से डिटेल करते रहेंगे। एज लाइक ये सोच लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो हेडलाइन वाली वीडियो समझ लीजिए, पर हेडलाइन भी ये कम से कम 20-25 मिनट से कम नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ मैं। और उसके बाद एक इनकी स्कीम और भी है कि आप हॉलीडे, जैसे इंडिया में छुट्टियां होती है तो भाई आप हॉलीडे प्रोग्राम वहाँ पे मना सकते हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी है। और सेम एज लाइक सेमी स्किल के अंदर आ जाता है ट्रेनिंग वर्क पास, जहाँ ट्रेनिंग वर्क परमिट। तो ये सारे के सारे वीज़े होते हैं 6 महीने के, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होते हैं। 6 महीने के बाद आप वही सेम TEP ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट पास जैसे स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे S पास नहीं अप्लाई कर सकते, या उसी वीज़ा को आप एक्सटेंड नहीं करवा सकते। स्टडी वीज़ा के बाद आपको 6 महीने की या 3 महीने की कॉलेज के हिसाब से, या आपकी एजुकेशन के हिसाब से, या आपके कोर्स के हिसाब से आपको वो देंगे, इंटर्नशिप देंगे, कॉलेज में स्कूल में देंगे, या किसी होटल में देंगे, तो भाई आपको वो वाली करनी पड़ेगी। आपको वो करने के बाद फिर आपको आगे S पास मिलेगा। S पास को 2 साल तक कंटिन्यू करने के बाद आपको E पास, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट पास मिलेगा। जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका वीज़ा आगे होता जाएगा। आगे उसके बाद अगर Q1, Q2, P1 काफ़ी वीज़े होते हैं, वो आपको पता चलता रहेगा। जैसे जैसे आप वहाँ पे जाएंगे आपको पता चलता रहेगा। बस एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार्टिंग में कोई भी वीज़ा ले रहे हैं तो उसकी सैलरी कम से कम ही मिलेगी आपको। ये मत सोचिएगा कि आप 1000 से ऊपर कमा लोगे, $1000 से कम ही कमाओगे। और उसके बाद आ जाते हैं जी फैमिली वीज़ा में आ जाता है जैसे कि डिपेंडेंट वीज़ा आ जाता है। उसके बाद आ जाता है लॉन्ग टर्म विजिट पास आ जाता है। ये सारे के सारे वीज़े आपको एम्प्लॉयमेंट पास के बाद ही मिलेंगे। इन वीज़ों की वैल्यू कोई नहीं होती है, मतलब कि ये वीज़े सिर्फ और सिर्फ डिपेंड होते हैं, किसी ना किसी का एक राइडर होता है। एज लाइक आप इंश्योरेंस ले लेते हैं, इंश्योरेंस के बाद आपको एक छोटा सा राइडर मिल जाता है, जैसे कि 200 रुपये की आपकी पॉलिसी है, उसके बाद आपने 10 रुपये एक्स्ट्रा और दे देने हैं, वो 10 रुपये एक्स्ट्रा के साथ आपका कुछ ना कुछ और बेनिफिट मिल जाएगा आपको। वैसे ही सेम ये बस एक छोटे छोटे राइडर होते हैं और कुछ नहीं होता है। इनका कोई सर्च करने का फायदा नहीं है आपको, आपने सिर्फ और सिर्फ S पास, E पास, वर्क परमिट के ऊपर ही कंसंट्रेट करना है जब भी करना है। लो जी, अब बात कर लेते हैं बिजनेस वीज़ा की। बिजनेस वहाँ पे आपको जो बिजनेस वीज़ा मिलेगा, बिजनेस वीज़ा के ऊपर ये नहीं है कि आप कोई भी मुंह उठा के काम कर लोगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी आपके पास एक प्रॉपर बिजनेस प्लान होना चाहिए। बिजनेस प्लान आपको कंपनी सेक्रेटरी के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। कंपनी सेक्रेटरी आपको मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, मतलब कि MOM के पास लेके जाएगी। MOM आपको उस बिजनेस प्लान को अप्रूवल करेंगे, उसके बाद ही आप वहाँ पे कोई ना कोई अपना बार, डांस बार, क्लब, पब, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, जब कुछ भी काम आप वहाँ पे कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि मलेशिया से सिंगापुर आपने कैसे जाना है। सबसे पहले तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं खुद, और दूसरी बात जाना है अपने मलूरी वीवो मॉल में, वहाँ पे है, आपको 4th फ्लोर पे मिल जाएंगे। आपने उनके पास जाके अपना वीज़ा और सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवा सकते हो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपको खुद दे देंगे, वो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, पूरी की पूरी चेक लिस्ट मिल जाएगी आपको, और साथ में देख भी सकते हैं। ये वाली चेक लिस्ट होगी, आपने ये वाले अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेने। पाकिस्तान का पासपोर्ट हो, इंडिया का पासपोर्ट हो, पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, वैल्यू होती है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। ये चीज़ मेन मैटर करती है भाई। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, जहाँ आपने कहीं से लेना है,
तो भाई आपके लिए मुश्किल ही होगी, कोई आपके लिए वो आसानी वाली बात नहीं होगी। ये नहीं है कि आपने अपने दोस्त से बोल दिया दे दो यार मेरे को 2-3 लाख रुपए अपने अकाउंट में डाल दिया। भाई वो इमिग्रेशन वाले अंधे नहीं है, उनको भी सारी की सारी नॉलेज है और उनको भी पता होता है कि भाई ये वाले फंड फ्रॉड हैं, ये वाले फंड ओरिजिनल है। तो अगर आप फंड में सही से इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास फंड ओरिजिनल है, तो भाई आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो भाई कोई फायदा नहीं है, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए वीज़ा अप्रूवल हो भी गया तो भाई आपको एंट्री नहीं मिलेगी, उस चीज़ का भी क्या फ़ायदा। अगर आपने दोस्तों से मिलते कर करके 1-2 लाख रुपए अरेंज किया भी है, तो भाई अगर आपने मलेशिया से सिंगापुर जाना है तो भाई मैं आपको बेस्ट एडवाइस दे देता हूँ कि आप बाय बस ना जाइए तो सही है, आप बाय एरोप्लेन जाइए। कुलालंपुर एयरपोर्ट से जाके चंगी एयरपोर्ट की टिकट लीजिए, वो आसान रहेगा आपके लिए। क्योंकि आप अगर बाय बस जाते हो, बाय रोड जा, पहली बात तो भाई 6-7 घंटे का सफ़र है, ये वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसके बाद आपने मान लीजिए वहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिलती है, एक तरफ तो आप चले गए, यहाँ से मलेशिया वाले बॉर्डर से तो आप क्रॉस कर गए, अब वहाँ पे जाके अगर आपको एंट्री नहीं मिली तो आपको फिर वापस आना पड़ेगा, वो पैदल आना पड़ेगा, ये देख लीजिए, सोच लीजिएगा। तो एयरपोर्ट से जाओगे तो भाई एयरपोर्ट से आपको ईजी रहेगा, कोई मसला नहीं रहेगा। एक बार आप एयरपोर्ट से चले जाइए, बाद में चाहे आप जैसे मर्जी जाते रहिए, कोई मसला नहीं है। अब ये थाईलैंड वाला मसला तो है नहीं है भाई कि आपको जाएंगे और एंट्री मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आप पैसे दे के ले लो। मलेशिया थाईलैंड में तो चलता है, पर सिंगापुर में ऐसा कुछ नहीं चलता है। सिंगापुर में थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल हो सकती है। बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो तो आपको देख ही लेंगे, और मैं अपना नंबर नीचे दे रहा हूँ, आप इस पे भी बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतनी ही इन्फॉर्मेशन इनफ थी आपके लिए, और आने वाले समय में हम लेके आ रहे हैं कुछ और बढ़िया देशों का वीज़ा, पूरे वर्ल्ड का लेके आएंगे यार, जितना भी हो सकेगा बढ़िया से बढ़िया आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। बस भगवान करे भाई आप जल्दी से जल्दी ये वाली बीमारी निकल जाए, और उसके बाद फिर हम घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे। तब तक के लिए महफूज रहिए अपने अपने घरों में या अपने अपने काम पे। मिलते हैं फिर भाई एक नई वीडियो में। थैंक यू।